आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन अधिनियम का औपचारिक रूप से विरोध करने की योजना की घोषणा की है। ये फैसला अल्पसंख्यकों पर सरकारी सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर के नेतृत्व में 50 से अधिक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नेताओं के साथ हाल ही में हुई एक सलाहकारी बैठक के बाद लिया गया है। सचिवालय में शब्बीर अली से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने विवादित कानून को वापस लेने की मांग को लेकर केंद्र सरकार को पत्र भेजने की मंशा जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि राज्य सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है और अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की वकालत करेगी। मुख्यमंत्री ने शब्बीर को आश्वासन दिया है कि वो वित्त विभाग को अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के लिए बजट जारी करने में तेजी लाने का निर्देश देंगे। उन्होंने शब्बीर से अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक योजना प्रदान करने का भी अनुरोध किया है, जिससे अधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। बीआरएस नेता हरीश राव ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले रेवंत रेड्डी सरकार ने किसानों को 2 लाख रुपए का ऋण माफ करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने 9 दिसंबर को ऋण माफ करने का जो वादा किया था, लेकिन उन्होंने 9 दिसंबर को ऋण माफ नहीं किया। बाद में संसदीय चुनाव में उन्होंने हर जिले में जाकर 15 अगस्त तक किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन अब तो 15 अगस्त भी पूरा हो गया है, अभी तक आधे किसानों का भी कर्ज माफ नहीं हुआ है। रेवंत रेड्डी सरकार ने असेंबली इलेक्शन से पहले किसानों को 2 लाख का लोन वेवर करने का वादा करे। असेंबली में जीत गए। दिसंबर 9 तारीख को लोन वेवर करते बोले, लेकिन दिसंबर 9 को ये लोग लोन वेवर नहीं करे। फिर बाद में पार्लियामेंट इलेक्शन में हर जिले में जाके भगवान के ऊपर प्रमाण करके 15 अगस्त तक लोन वेवर करेंगे बोल के पार्लियामेंट इलेक्शंस में भी किसानों का वोट लूटा। आज 15 अगस्त खत्म हो गया, अभी तक लोन वेवर नहीं हुआ, आधा किसानों को भी लोन वेवर नहीं हुआ। भगवान के नाम पे प्रमाण करके ये रेवंत रेड्डी सीएम ने वो प्रमाण को तोड़ दिया है। इस वास्ते हम आके भगवान से प्रार्थना करें, इनको क्षमा करो, पब्लिक के लिए इनको एक अच्छा दिमाग देके जो वादा आपके ऊपर प्रमाण करके दिए वो जल्द से जल्द हुए जैसा ये रेवंत रेड्डी को सच्ची बुद्धि प्रसाद करो बोल के हम भगवान से प्रार्थना करें। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर के दौरे पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो संकल्प है उसके बारे में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देश की जनता को बताना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का 370 के बारे में क्या रुख है, ये भी उन्हें बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या जम्मू कश्मीर की जनता का अधिकार वे फिर से छीनना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और गठबंधन बन रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का क्या कहेंगे? पूरा डिक्लेयर होने दो। डिक्लेयर होने के बाद हमारा स्टैंड तो कल नरुण सिंह जी दिल्ली से बोले हैं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी देश के जनता को बताना चाहिए उनका स्टैंड क्या है। हमारा तरुण सिंह जी कल दिल्ली में से ये बताए, बिल्कुल वो सही बात है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है आर्टिकल 370 के बारे में, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जम्मू कश्मीर जनता को जो अधिकार नरेंद्र मोदी सरकार दिया गया वो वापस लेना चाहते क्या? जो गरीबों को, ट्राइबल्स को, एम्प्लॉयज़ को, महिलाओं को, नौजवानों को, गर्ल्स को जो अधिकार दिया गया, इस अधिकार कांग्रेस भी वापस लेने चाहते क्या जम्मू कश्मीर जनता को? फिर तेलुगु राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लगातार भारी बारिश के लिए तैयार है, क्योंकि मौसम विभाग केंद्र ने अगले 5 दिनों तक अलर्ट जारी करने की घोषणा की है। भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव बनने की सूचना दी है, जिससे पूरे क्षेत्र में मौसम की स्थिति पर काफी असर पड़ने की उम्मीद है। जैसे जैसे चक्रवात नजदीक आएगा, दोनों राज्यों के जिलों में तेज हवाओं, गरज और बिजली के साथ तीव्र वर्षा होने की संभावना है। तेलंगाना के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें मंचिर्याल, निर्मल, राजन्ना सिरसिला, कोमाराम भीम, आसिफाबाद, करीमनगर, पेदापल्ली, जगत्याल, निजामाबाद, विकाराबाद, कामारेड्डी, संगारेड्डी, महबूबनगर, नगर कर्नूल और वनापर्ती शामिल हैं। इन इलाकों में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच पहुंचने का अनुमान है।
आंध्र प्रदेश के अच्युतापुरम में बुधवार को एक फार्मा कंपनी के कारखाने में आग लगी। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई और अन्य 33 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अनाकापल्ली और अच्युतापुरम के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जबकि फायर ब्रिगेड विभाग 6 दमकल गाड़ियों की मदद से बचाव कार्य में लगा हुआ है। अनाकापल्ली की जिलाधिकारी विजय कृष्णन ने बताया कि दुर्घटना दोपहर करीब 2:15 बजे एनसीटी एडवांस साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के संयंत्र में हुई। कृष्णन ने बताया कि फैक्ट्री में 381 कर्मचारी काम करते हैं। यहाँ काम 2 पालियों में होता है। विस्फोट दोपहर के वक्त लंच के समय हुआ, इसीलिए कर्मचारियों की उपस्थिति कम थी। संदेह है कि विस्फोट बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि दुर्घटना रिएक्टर विस्फोट के कारण हुई है, लेकिन कुछ अधिकारियों का मानना है कि जब एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर सॉल्वेंट ऑयल पंप किया जा रहा था तो उसमें रिसाव हो गया और आग लग गई। इसके बाद एक बड़ा विस्फोट हुआ। जिलाधिकारी ने बताया कि कारखाने में फंसे 13 लोगों को बचा लिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लोगों की मौत पर दुख जताया है। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार मृतक श्रमिकों के परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने खुलासा किया है कि 9 करोड़ कार्य दिवसों के साथ 13,326 पंचायतों में से 87 परियोजनाओं में 57 लाख लोगों को काम प्रदान करने के लिए एक अभूतपूर्व प्रयास में ग्राम सभाएं आयोजित करने की तैयारी है। सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने नागरिकों से इन ग्राम बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि वे राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पवन कल्याण ने स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि 240 करोड़ रुपए विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने पिछली सरकार की राष्ट्रीय रोजगार योजना को संभालने की आलोचना की। राजकोषीय जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए उन्होंने संकेत दिया कि धन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक पंचायत के लिए एक अनूठी टीम बनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने उल्लेख किया कि ग्राम सभाओं में होने वाली चर्चाओं में स्थानीय संसाधनों की पहचान करने, विपणन प्रयासों को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक परिदृश्य में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो स्वेच्छा से इस्तीफा दे देंगे। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूमि आवंटन घोटाले में जांच और मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की अनुमति को गलत बताया। मुख्यमंत्री के इस आरोप पर राज्यपाल उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। कुमारस्वामी ने पूछा कि श्री साईं वेंकटेश्वर मिनरल से संबंधित कथित घोटाले के संबंध में सिद्धरामैया को उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने से कौन रोक रहा है। लोकायुक्त की विशेष जांच टीम ने सोमवार को एक बार फिर से राज्यपाल को एक प्रस्ताव सौंपा, जिसमें कथित अवैध खनन पट्टा मामले में कुमारस्वामी के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के अनुमति मांगी गई है। एसआईटी ने पिछले साल नवंबर में गहलोत से केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी, जिन्होंने 2007 में मुख्यमंत्री रहते हुए कानून का उल्लंघन करते हुए एक निजी फर्म को खनन पट्टे दिए थे। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्यपाल ने जल्दबाजी में उनके खिलाफ जांच और अभियोजन को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल पर उनके साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि कुमारस्वामी पर मुकदमा चलाने की लोकायुक्त की सिफारिश नवंबर 2023 से गहलोत के पास लंबित है। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने राजपेट के विधायक और मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार ए.एस. पोन्ना और कुछ अन्य मंत्रियों के बयान देखे हैं, जिसमें उनके इस्तीफे की मांग की गई है। आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अभिनेता और पार्टी नेता विजय ने चेन्नई के पैनूर में पार्टी के मुख्यालय में तमिझागा वैत्री कजगम के झंडे का अनावरण किया। झंडे में लाल और पीले रंग के एक आकर्षक डिजाइन है, जिसके बीच में एक बागी फूल के दोनों और 2 युद्ध हाथी बने हुए हैं। झंडे के साथ विजय ने पार्टी की नीतियों और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित करते हुए एक गीत भी जारी किया है। पार्टी की स्थापना करने वाले विजय 2026 के विधानसभा चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अपनी तैयारी के तहत उन्होंने पार्टी के नाम और झंडे से जनता को परिचित कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। आज के कार्यक्रम में आम जनता और समर्थकों को पार्टी के झंडे से औपचारिक रूप से परिचित कराया गया है। ये समारोह पैनूर में पार्टी मुख्यालय में हुआ, जहां विजय ने पार्टी के एजेंडे और विजय को विस्तार से बताते हुए गीत भी प्रस्तुत किया है।
वक्फ संशोधन बिल 2024 पर बात करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि मौजूदा मोदी सरकार के द्वारा जो कोशिश की जा रही है, इस कोशिश के पीछे एकमात्र मंशा है जमीनों को कब्जा करके अडानी को दे देना। अपने दोस्त अडानी को जमीनें देने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। संविधान की धारा 26 है जो धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है, और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है जो भारत में लागू होता है। और उस संविधान में लिखा है कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन में कोई भी हस्तक्षेप सरकार का नहीं होगा। वो चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो। लेकिन ये जो कोशिश की जा रही है मौजूदा मोदी सरकार के द्वारा, इस कोशिश के पीछे एकमात्र मंशा है जमीनों को कब्जा करके अडानी को देना। ये अपने दोस्त अडानी को जमीनें देने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। इस बिल के पीछे मकसद है एकमात्र अपने दोस्तों को पूरे देश में जमीनें वक्फ बोर्ड की कब्जा करो और दो। वक्फ बोर्ड की जमीनें कब्जा हो जाएं तो गुरुद्वारे की जमीनें देश भर में कब्जा होंगी और दोस्तों को दी जाएंगी। फिर चर्चों की जमीनें कब्जा होंगी और दोस्तों को दी जाएंगी। फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा होंगी और दोस्तों को दी जाएंगी। और ये बात मैं पूरे प्रमाण के साथ कह रहा हूं। रेल की जमीन अपने दोस्तों को दी, रेल की साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहे सियासत टीवी के साथ।